नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे देश दुनिया मध्य प्रदेश शक्ति बयान, मांसाहार में खर्च होता है ज्यादा पानी, प्रदूषण भी फैल रहा, शाकाहारी होना वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा। एक्शन में सीएम शिवराज, हटाया गया निवाड़ी कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार, काम में लापरवाही के चलते गिरी गाज, जांच के भी निर्देश। सीएम शिवराज ने 2 जनवरी को बुलाई बड़ी बैठक, सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश, पुलिस प्रशासन के अफसर भी वर्चुअली होंगे शामिल। सीएम भूपेश आज नवागढ़ विधानसभा के दाड़ी और खपरी में करेंगे भेंट मुलाकात, सरकार के कामों का जनता से लेंगे फीडबैक। एमपी में 19 नगरीय निकाय में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 20 जनवरी को मतदान, 23 को आएंगे नतीजे, निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू। सक्ती में डिवाइडर से टकराई बाइक, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल, एक ही बाइक में सवार थे 4 लोग। ग्वालियर में कॉलेज संचालक के बेटे की अपहरण के बाद हत्या, पुलिस को मिला प्रखर परमार का जला हुआ शव। मुंबई से जुड़े रायपुर तक ड्रग तस्करी के तार, पूछताछ में मुंबई के बड़े पैडलर का नाम आया सामने, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार आरोपी। भोपाल में ट्यूशन टीचर ने 5 साल की मासूम को पीटा, स्पेलिंग नहीं बताने पर तोड़ा बच्ची का हाथ, मासूम अस्पताल में भर्ती, हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज। दमोह में बागेश्वर धाम के राम कथा स्थल पर मची भगदड़, दुकानदारों में विवाद के बाद जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। चलो तो सुबह के 7 बज रहे हैं और देश और दुनिया के 7 बजे तक की क्या बड़ी खबरें हैं, सुर्खियां हैं, आइए देखते हैं। सरकार को 2 करोड़ वैक्सीन देगा सीरम इंस्टीट्यूट, ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। और इसके साथ ही तुनिशा केस में शिजान खान की हिरासत 2 दिन के लिए अब बढ़ा दी गई है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चंद्रबाबू नायडू के रोष में भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई है। कैदियों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा बड़ी खबर यह कि गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गोला बारूद लेकर कश्मीर जा रहे 4 आतंकी जम्मू में ढेर हुए हैं। इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है। बढ़ते आगे बड़ी खबर, बढ़ते आगे युवतियों समेत 5 लोगों को रायपुर पुलिस ने पिछले दिनों हाई क्वालिटी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। ड्रग पैडलर प्रखर और आवेश के पुलिस रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस से पूछताछ के दौरान दोनों ड्रग पैडलर ने कई खुलासे किए, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। मुंबई और गोवा के कई बड़े ड्रग माफिया का नाम इस केस में सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर साइबर सेल की 8 सदस्यीय टीम रवाना हुई है। वहीं पुलिस ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे एनसीबी को सौंपने की तैयारी है। आरोपियों के मोबाइल से नशाखोरी करने वाले 100 से ज्यादा ग्राहक और सहयोगियों के नाम सामने आए हैं। साथ ही आरोपी 500 ग्राम ड्रग्स लेकर रायपुर आए थे। उन्हें खपाने की तैयारी कहां थी, पुलिस इस बारे में भी पता लगा रही है। ड्रग्स सप्लाई करने वाली प्रिया स्वर्णकार से पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि किन किन होटल, क्लब और कैफे में ड्रग्स की सप्लाई की गई है। तो युवतियों समेत 5 लोगों को रायपुर पुलिस ने पिछले दिनों इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, ये उम्मीद की जा रही थी कि इनसे पूछताछ के बाद कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मुंबई से तार जुड़े हैं आगे और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक बड़ा जो ड्रग पेडलिंग का जो एक नेक्सस यहाँ पे खुला है, उसके बाद से पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। इस पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड, जो लोकल सरगना है प्रखर मारवा, उसके साथ में उनके सहयोगी मोहम्मद आवेश, इनसे पूछताछ की गई। और इनसे जब पूछताछ की गई तो मोहम्मद आवेश के निशानदेही पे बेमित्रा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो दोनों यूजर थे, लेकिन काफी भारी मात्रा में उनकी खरीदने की बात आई थी, तो इसके पूरी तभी उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद कुल अभी तक इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई।
इसमें जिस तरीके से कल उनकी जो रिमांड अवधि, जो पुलिस रिमांड अवधि थी, वो खत्म हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी और उसमें कई बड़े खुलासे किए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, इसमें मुंबई के 2 और गोवा का 1, कुल 3 बड़े ड्रग माफियाओं का इसमें नाम आया है। और पुलिस ने हालांकि उन गोपनीयता के बरतते हुए उनके नामों का उजागर नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने मुंबई पुलिस से भी, जो रायपुर पुलिस है, मुंबई पुलिस से भी संपर्क किया, उनके नाम बताए हैं और उनकी धरपकड़ के लिए जो एक 8 सदस्यीय जो टीम है वो रवाना हुई है राजधानी रायपुर से। तो उसके बाद जो है पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास यहाँ पे कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात से उठता है शोभन जी, कि जिस तरीके से एक बड़ी खेप जो है ड्रग्स की, क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आई है पूछताछ में कि जो ये चौथी बार जो है ये पूरे ड्रग्स का पैकेट जो है वो बुलवाया गया था, और इसमें अभी तक कहाँ इसमें दिए गए किन किन पार्टियों में, अभी इसकी पूछताछ भी हुई है। कुल मिलाकर देखिए दसीम, तो आने वाले समय में और इस पूरे मामले में खुलासे होंगे और कितने और लोगों की गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, भोपाल से खबर, जहां भोपाल की ट्यूशन टीचर ने 5 साल की मासूम का हाथ तोड़ दिया। स्पेलिंग नहीं बताने पर पीट कर मासूम का हाथ तोड़ दिया। घायल बच्ची की कोहनी से बाह के बीच की हड्डी टूटी है। टीचर प्रयाग विश्वकर्मा के खिलाफ हबीबगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। तो भोपाल से ये खबर, एक क्रूर टीचर का चेहरा सामने आया। चलो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, स्पेलिंग नहीं बता पाने पर शिक्षक ने बच्ची को इतना पीटा कि हाथ टूट गया। ये भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जैसे एक मासूम बच्ची को पीटकर जो है उसके हाथ की कोहनी तोड़ने का मामला है। हबीबगंज थाना पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्यूशन टीचर जो एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट रहा है जो स्पेलिंग नहीं बता पा रही है। इस पूरे मामले में पेरेंट्स की शिकायत के बाद हबीबगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। संभवतः आज इस पूरे मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी संज्ञान लेगा, क्योंकि बच्ची से जुड़ा हुआ मामला है। साथ ही मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में संज्ञान ले सकता है, क्योंकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो बाल संरक्षण आयोग अक्सर जो है ऐसे मामलों में संज्ञान लेता है। हालांकि ये किसी स्कूल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ट्यूशन टीचर से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस भी किस तरह कार्रवाई करती है और आरोपी जो विश्वकर्मा है, टीचर है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह कृत्य किया गया। हो सकता है कि जो टीचर है इससे पहले भी कई बच्चों के साथ जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका हो और उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हो सकता है इस घटना के बाद वो बच्चे भी सामने आ जाए। तो ये पूरा मामला जो है जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है पेरेंट्स पर को चिंता में डालती है, जो पेरेंट्स टीचर्स के विश्वास पर जो है अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स जो है वो भी दुखी होते हैं और विश्वास भी टूटता है। लेकिन अब देखना होगा कि हबीबगंज थाना पुलिस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो यही देखना होगा कि अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ग्वालियर के कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। पुलिस को प्रखर का जला हुआ शव मिला है। आरोपियों ने प्रखर की हत्या के बाद शव को जला दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक क्या क्या सबूत लगे हैं? ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज संचालकों में से एक थे प्रशांत परमार। उनके बेटे का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो आरोप लगा था वो उनके ही कॉलेज के एक स्टूडेंट पर लगा था जो नगर निगम में काम करता था। पुलिस ने करण वर्मा को हिरासत में लिया और पूछताछ की। लगभग 9 घंटे की पूछताछ में वो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। पहले तो उसने बताया कि उसने उसकी हत्या करने के बाद एक बरगो सागर डैम है वहां पर बॉडी फेंक दी। लेकिन पुलिस की लगभग 4 टीमें उस बांध में ऑपरेशन करती रही, लेकिन बॉडी नहीं मिली। लेकिन फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ और भी ज्यादा की उसकी, तो उसके बाद उसने बताया कि उसने ग्वालियर में ही उसकी हत्या कर दी थी और हत्या को डिस्पोजल करने के लिए उसकी कोई शव की पहचान नहीं पाए तो उसको शव को जला दिया था। ये शव उसने झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में सबको जलाया था, जिसके बाद उस कंगाल को बरामद कर लिया गया। साथ ही इस मामले में करण वर्मा के एक सहयोगी को और गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही एक और सहयोगी है, उसकी तलाश के लिए उसके छापेमार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो
जो स्टूडेंट था कॉलेज का, उसका आखिर इतना बड़ा विवाद कैसे बढ़ गया कि उसने अपने ही कॉलेज संचालक के बेटे का पहले तो अपहरण किया और फिर उसको अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस पर भी कई सारे सवाल हैं प्रशांत परमार ने वो खड़े किए, क्योंकि जब कल वो मिसिंग हुआ था तब से ही वो उसकी रिपोर्ट दिखा रहे थे और उन्होंने पहले ही कहा था कि उसके साथ हनौनी कर दी गई है, यानी उनके बेटे को मार दिया गया है। लेकिन पुलिस ने जब उसकी शुरुआती दौर में उसकी बात को अनसुना किया, केवल मिसिंग की रिपोर्ट लिखी और जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया और कहीं ना कहीं जो आरोपी थे उनको मौका मिल गया और उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और फिर उसके बाद हत्या के बॉडी को डिस्पोजल करने का काम किया। हालांकि अब 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एक की और गिरफ्तारी बची है, लेकिन अब पुलिस किस तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है, जांच को अंजाम देती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे जबलपुर में आपसी विवाद में एक महिला ने अपने पड़ोसी को इतने जोर से धक्का दिया कि गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गोहलपुर इलाके के गाजीनगर में शन्नो नाम की महिला का अपने पड़ोस के शेख मुजीब से झगड़ा हो गया। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की होने लगी और फिर महिला ने शेख मुजीब को धक्का दे दिया। वो नीचे जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों के बीच में आपसी लड़ाई में एक महिला द्वारा एक पुरुष को धक्का दे दिया गया। उसकी वजह से पुरुष जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, इसकी मृत्यु हो गई है। घटना की तस्दीक की जा रही है कि घटना किस कारण से हुई है और जो संदिग्ध महिला है उसको अभी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। धरना स्थल पर आंदोलनकारी शिक्षक यहां पर फांसी लगा रहा था। शिक्षक धर्मा जांगड़े ने फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जान बचाई है। तो यह बड़ी खबर है रायपुर से, जहां शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश किया। धरना स्थल पर आंदोलनकारी शिक्षक यहां पर फांसी लगा रहा था और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जो शिक्षक है धर्मा जांगड़े है, उसने फंदा लगा लिया और खुदकुशी की कोशिश करने लगा। धरना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह जान बचाई। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। शिक्षक ने सुसाइड की कोशिश की है, क्या कह रहा था शिक्षक, क्यों नाराज थे? देखिए श्रवण जी, जिस तरीके से एक जो राजधानी में धरना स्थल है बूढ़ा तालाब इलाके में, वहाँ पे कल एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि औपचारिकतर शिक्षकों का एक प्रदर्शन चल रहा है काफी दिनों से, उनकी जो परमानेंट करने की जो मांग है उसको लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पे जिस तरीके से कल भी वो सभी आंदोलनरत थे, नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच जो शिक्षक धर्मा जांगड़े है उसने जो वहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है उसकी जो रॉड में एक रस्सी डाली और रस्सी डालने के बाद उसने एक फंदा बनाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वहाँ फंदे पे खुदकुशी के लिए चढ़ा है स्टूल रख के, और वहाँ पे जो मौजूद जो पुलिसकर्मी थे जो तैनात रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने जब देखा कि फांसी लगा रहा है और उसके जो साथी हैं उसको रोकने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब पुलिस वाले दौड़ के उसको बचाया है, उसके तब जाके उसके जो साथी थे उन्होंने फिर उसमें मदद की। उसके बाद उसको गले से फंदा निकाला है, उसको सुरक्षित निकाला। लेकिन अभी जिस तरीके से बड़ा सवाल ये सामने आता है, जिस तरीके से कि उसके जो साथी हैं वो लोग उसको फांसी लगाने से नहीं रोक रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्री प्लान था। लेकिन इससे युवक जो शिक्षक है धर्मा जांगड़े, उसकी भी जान जा सकती थी। तो फिलहाल पुलिस ने उसको उतार के अस्पताल पहुंचाया और जहाँ पे उसकी जो हालत है वो काफी स्थिर है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पुलिस की मौजूदगी के सामने और जो साथी जो शिक्षक है उनकी मौजूदगी के सामने एक बड़ी जो घटना है ये करने जा रहा था धर्मा जांगड़े, और इसका ये मांग थी कि उसमें जो परमानेंट अभी तक नहीं किया जा रहा है उससे ये काफी दुखी था और उसको लेके ये कदम उसने उठाया था। हालांकि एक बड़ी अनहोनी जो एक हादसा है वो यहाँ पे कल टल गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाड़ी और नांदघाट में जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री नवागढ़ इलाके के ग्राम दाड़ी पहुंचेंगे और सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों का जायजा लेने के बाद ग्राम नांदघाट जाएंगे और वहां दोपहर करीब 2:30 बजे से आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नांदघाट में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और रात करीब 9 बजे वापस रायपुर आ जाएंगे।
खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज ने 2 जनवरी को एक बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों के एसीएस, पीएस, सचिव, विभाग अध्यक्ष शामिल होंगे और इसके साथ ही आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर को भी वर्चुअल शामिल होने के निर्देश दिए गए। डीजीपी, संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी भी अब इस बैठक में शामिल होंगे। चुनावी साल में राज्य सरकार की रणनीति तैयार होगी। एमपी के 19 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 20 जनवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 30 दिसंबर से 6 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य होगा और इसके साथ ही 9 जनवरी को नाम वापसी, 23 जनवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो गई। नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र हैं। कुल 5,07,308 मतदाता मतदान करेंगे। राघोगढ़, विजयपुर, बड़वानी, सेंधवा, धार, मनावर, पीथमपुर, जैतहरी, ओंकारेश्वर में चुनाव होंगे। इसके साथ ही खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही में भी चुनाव होंगे। और अब खबर दमोह से, जहां के होमगार्ड ग्राउंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा चल रही है। यहां राम कथा पंडाल के सामने किसी बात को लेकर दुकानदारों के बीच आपस में तू-तू मैं-मैं हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिससे हंगामे की स्थिति बन गई। करीब घंटे भर तक चले इस विवाद की वजह से लोगों को परेशानी हुई। वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इसी का नाम है गुरु कृपा। बढ़ते आगे कोरोना की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को प्रारंभिक तैयारी करने के निर्देश दिए, लेकिन रायगढ़ जिला कोविड को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अब तक प्रबंधन ऑक्सीजन पाइपलाइन कनेक्टिविटी का काम नहीं कर पाया। जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट भी मेंटेनेंस के अभाव में बंद पड़े हैं। ऐसे में आधी अधूरी तैयारियों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। राज्य शासन ने भी 2 दिन पहले सभी जिलों में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की, लेकिन रायगढ़ जिले में अब तक सारे इंतजाम पुख्ता नहीं हो पाए। हॉस्पिटल अधीक्षक का कहना है कि हॉस्पिटल में कोविड के लिए 20 बेड का अलग से सेटअप तैयार किया जा रहा। ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन जनरेशन कर रिफिलिंग का काम भी चल रहा है। सभी जिला मुख्यालय में मार्क ड्रिल भी किया गया और उस मार्क ड्रिल में जहां रायगढ़ की परिस्थिति आई और जिले से बहुत कमज़ोर निकला। यहां पूर्व में जो कोविड सेंटर बने थे जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज में, वो व्यवस्थित ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई मैनीफोल्ड के द्वारा होता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं उसका बैंक है और उसके द्वारा हम वार्ड में सप्लाई करते हैं। अभी चूँकि यहाँ नॉन कोविड हॉस्पिटल ये है जिसमें सभी मरीजों को इलाज कर रहे हैं, तो कोविड के लिए जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें करीब 20 बेड जो है आईसीयू बेड है जो हम तैयार करके रखा हुआ है। रायपुर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, आधुनिक और सबसे ज्यादा सुविधाओं वाला सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहां का पैथोलॉजी विभाग पिछले 4 महीने से रिएजेंट को तरस रहा। पैथोलॉजी, बायोमेट्रिक और माइक्रोबायोलॉजी की दर्जनों जांच के लिए रिएजेंट की जरूरत है, लेकिन रिएजेंट पूरी तरह खत्म हो जाने से मैनुअल जांच की जा रही, जिससे सिर्फ हीमोग्लोबिन की ही रिपोर्ट यहां पर मिल पा रही है। पिछले 4 महीने में कई बार सीजीएमएससी को आपूर्ति के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन इसकी सप्लाई का नया सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है कि रिएजेंट खरीदी का पुराना सिस्टम ध्वस्त हो गया। हालांकि अधिकारी जल्द स्थिति सामान्य करने की बात जरूर कह रहे हैं। टेस्ट हो रहे थे, इसमें कंटिन्यूस सप्लाई बनाए जाने के लिए हमारे द्वारा सीजीएमएससी को पत्राचार किया गया और उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है जल्दी सप्लाई वापस रिज्यूम कर ली जाएगी और टेस्ट फिर से ज़्यादा संख्या में होने लगेंगे।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।